सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार को। दोस्तों, यहाँ पर हम अतिलघुत्री क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे और हमने टोटल 75 क्वेश्चंस को पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था और जितने भी प्रश्न हैं आज अतिलघुत्री में सभी खत्म हो जाएंगे पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके 8 के 8 विषयों के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। सारे विषयों के बहुविकल्पी अतिलघुत्री क्वेश्चंस को पढ़ा दिया गया है, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो, तो दोनों ही सीरीज के सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में क्या संबंध है? तो शिक्षण के द्वारा अधिगम या सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जैसे कि एक शिक्षक जब बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, वो शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि शिक्षक सिखा तो रहे हैं लेकिन वो खुद भी सीखते हैं। जब हम कोई चीज किसी को सिखाते हैं तो उस चीज को और बेहतर तरीके से हम सीखते हैं। तो जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। 2016 के एग्जाम में यहाँ पर आप देखिए जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब पूछे हुए हैं। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से वो उसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कितना वो सीख रहे हैं, ये सब चीजें मूल्यांकन में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा, अंकों में प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक को हम ज्ञानात्मक भी कहते हैं और क्रियात्मक को कौशलात्मक भी कहते हैं। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? व्यापक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व के तीनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। बच्चे के ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ही सतत मूल्यांकन भी आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। जब रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं हम तो बच्चे की प्रारंभिक ज्ञान को चेक करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन में, और योगात्मक में बच्चे की दक्षता को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता का क्या अभिप्राय है? तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय यह है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए इसे तैयार किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आयरन करने वाला जो प्रेस होता है, अब वो अलग अलग क्वालिटी का आता है। आप बाजार से गए 300 का प्रेस लेकर के आए, 400 का प्रेस लेके आए, 500 का प्रेस लेके आए, 1000 का प्रेस लेकर के आए। अब आप तीनों चार यहाँ पर चारों से आप अलग अलग कपड़ों को प्रेस करोगे तो आप देखोगे कोई गर्म होने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, कोई बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, कोई कपड़ा जला दे रहा है, और कोई ऐसा है कि कपड़े के अकॉर्डिंग अपने आप को फिक्स कर ले रहा है कि अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया तो वो अपने आप उसको धीरे कर ले रहा है। ठीक है। तो अच्छे परीक्षण मतलब यही हुआ कि किस तरीके से जिस काम के लिए हम लाए हैं इस प्रेस को, चाहे 300 वाला प्रेस हो, चाहे 400 वाला, चाहे 500 वाला, चाहे 1000 वाला, जिस मापन के लिए लाए हैं, प्रेस करने का उसका काम है, प्रेस करने के लिए लाए हैं, जितने अच्छे से वो प्रेस करने के काम को वो करेगा वही उसकी क्या होगी? वैधता होगी। ठीक है। जिस काम के लिए लाए हैं अगर वो काम वो बहुत अच्छे तरीके से जो कर रहा है तो वह परीक्षण क्या होगा? वैध होगा। तो वो यंत्र क्या होगा? वैध होगा, यानी कि वो बहुत अच्छे से मापन कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस काम के लिए जिस चीज को लाए हैं अगर वो परीक्षण अच्छे से कर रहा है, उस काम को वह यंत्र अच्छे से कर रहा है, तो यही होगा वैधता, यानी कि वैध है। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्यों पूछते हैं?
क्लास में। प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना, बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, प्रश्न ना ही ज्यादा सरल और ना ही ज्यादा कठिन होने चाहिए, और प्रश्न स्तर के आधार पर ही होने चाहिए। यानी कि जब हम बच्चों से प्रश्न पूछें, तो ऐसे प्रश्न पूछने हैं हमें, मान लीजिए एग्जाम में पूछ रहे हैं या बच्चों से क्लास में ही पूछ रहे हैं, तो प्रश्न बहुत ज्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक कठिन भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए, उसको कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है। तो प्रश्न स्तर के जो आधार होने चाहिए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। यानी कि जिस स्तर का बच्चा है, अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो उसी के अनुसार उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उससे हम क्लास 9 10 का सवाल पूछेंगे तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, ये सब क्या है, प्रश्नों के प्रकार ही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। 2016 में ही यहाँ पर आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न जितने हैं सब यहाँ पर आप देख रहे हो पूछे हुए हैं। तो क्रियात्मक कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व उनके समाधान हेतु किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध है। या सिंपल सा इसकी परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे विद्यालय में जो समस्या आती है, अगर कोई समस्या आती है तो उसके कारणों को जान करके उसका पता लगाते हैं और फिर उसके समाधान के लिए हम शोध करते हैं, और यही है क्रियात्मक शोध। तो इस तरीके से हम क्रियात्मक शोध की परिभाषा लिख सकते हैं, और ये हर साल पूछता है, ये क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल क्रियात्मक शोध की परिभाषा पूछ लेगा, क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। तो क्रियात्मक शोध का सबसे अधिक यूज अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ नई समस्या देखते हो बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करिए। तो साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन द्वारा हम क्रियात्मक शोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परिकल्पना क्या है। तो जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे रास्ते बनते हैं। अच्छा, इस रास्ते से चलेंगे तो ये हम समाधान प्राप्त कर लेंगे, इस रास्ते से चलेंगे तो समाधान प्राप्त कर लेंगे। तो परिकल्पना से तात्पर्य उस क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रास्तों पर चलेंगे तो हमारी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अलग अलग समस्या के हल पर हम विचार करते हैं। ठीक है। यानी कि कोई समस्या आती है तो हम परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं उसके हल के बारे में, तो यही है परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार कर दे, या किसी काम को नए तरीके से करना ही क्या है, नवाचार है। किसी परंपरागत काम को नए तरीके से, उसमें एक तरीके से नवीनता लाने में ही क्या आता है, नवाचार आता है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि हैं। तो ये सब क्या है, मूल्यांकन के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। यानी कि मूल्यांकन में हम क्या, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत बच्चे की भावनाओं को समझने का मतलब है कि बच्चे के भावों को, रुचियों को, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है अपने जीवन में। वो खेल में आगे बढ़ना चाहता है, या वो सिंगिंग करना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, कवि बनना चाहता है, लेखक बनना चाहता है, या जो भी चीज वो करना चाहता है अपने जीवन में, नेता बनना चाहता है। तो उसके मन के भावों को, मन की मनोवृत्तियों को, अभिवृत्तियों को समझना ही क्या है, भावात्मक पक्ष है। इसके अंतर्गत बच्चे का जो इमोशनल, एक तरीके से कह सकते हैं इमोशनल कॉर्नर होता है, उसको शिक्षक को समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत सिंपली जो बच्चे किताब पढ़ते हैं स्कूल में, वही है संज्ञान, कि कितना ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो उस किताब से। जो भी किताब से हम जो भी ज्ञान सीख रहे हैं वो संज्ञान ही है, उससे हमारी बुद्धि बढ़ रही है, हम सभी को पता है। तो बस वही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मूल्यांकन में युग मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग मूल्यांकन, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं इसके अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 96 है, सतत मूल्यांकन से क्या आशय है? 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सतत मतलब लगातार, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, मूल्यांकन के 3 ही पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक के अंतर्गत कौशलात्मक और व्यवहारात्मक दोनों आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि। उसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती है, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने की, याद रखने की, तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बच्चा जैसे लंबाई में बढ़ रहा है, तो आप ये मेजर कर रहे हो कि हाँ वो क्लास 1 से 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, लेकिन उसका उसका मस्तिष्क भी डेवलप हो रहा है, उसके शरीर के सारे अंग, आंतरिक जो अंग है वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो यही होता है अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 99 है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, दो या दो से अधिक में एक सूची यानी कि आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या एक से अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आप सभी को पता है, ए को बी से मिलाना रहता है, कुछ यहाँ पर ए में दी होती है, ए से संबंधित चीजें बी में दी होती हैं कॉलम में, और आपस में उनको मिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य यही है कि जो हमारे हमारे विद्यालय में, हमारे संस्थान में जो भी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से हम हल खोजते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 101 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। जैसे कि ये पूरा का पूरा मान लीजिए दिल्ली शहर है जिसमें 2 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब 2 करोड़ लोग रह रहे हैं तो सभी के ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन इसी में से हम 200 लोगों को, 300 लोगों को या 1000 लोगों को लेकर के हम रिसर्च कर सकते हैं। अब इस 1000 लोगों में 500 पुरुष हो गए, 500 महिलाएं हो गई। अब इसमें भी 500 के अंतर्गत पुरुषों में कुछ बच्चे होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे, औरतों में भी कुछ बच्चियां होंगी, कुछ यंग लड़कियां होंगी, कुछ बूढ़े लोग होंगे। इस तरीके से सभी लोगों को मिला करके अगर सिर्फ इतने केवल 1000 लोगों पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या है? नमूना। ये जो 1000 लोग हम इसमें से निकाल रहे हैं 2 करोड़ लोगों में से, ये 1000 नमूना है इस 2 करोड़ की जनसंख्या का। अब इस 2 करोड़ की जब इस पर हम कोई भी इस 1000 की जनसंख्या पर कोई भी हम प्रयोग करेंगे, तो अगर वो सफल होता है या वो परिणाम देता है, तो वो हम मान के चलेंगे पूरी 2 करोड़ की जनसंख्या पर वही फॉलो होगा। तो यही है न्यायादर्श, किसी बड़ी जनसंख्या से छोटे समूह का चयन करते हैं जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित पदार्थों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 104 है, शून्य परिकल्पना क्या है? शून्य परिकल्पना एक तरीके से एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि 2 चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा 2 समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस समस्या का अनुभव करते हैं, तभी हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, नवाचार से आप क्या समझते हैं? नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी काम को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। तो अवलोकन, इसके अलावा
आपने देखा है साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये सब क्या है? ये सब क्रियात्मक शोध के उपकरण है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवलोकन, साक्षात्कार, इसके अलावा प्रश्नावली, ये सब क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का खुद ही प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्रश्न की शब्दावली छोटी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचार उत्तेजक हो, बच्चों के अंदर एक विचार उत्तेजना उत्पन्न करे कि बच्चे बोलने के लिए खुद तैयार हो जाए, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, जिस क्लास का बच्चा हो उसी के अनुसार उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी को विषय में रुचि जागृत करने के लिए, विषय के ज्ञान व समझ की परख लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने और पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है। जब बच्चों से हम प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं कि नहीं, ये भी पता कर लेते हैं हम कि कौन सा बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है, कौन नहीं, क्योंकि जो बच्चा ध्यान से सुना होगा वो तुरंत आंसर दे पाएगा। इसके अलावा बच्चों को हम पूर्व ज्ञान से भी जोड़ पाते हैं। जब कोई चैप्टर पढ़ाने आते हैं तो बच्चों से पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से हम जोड़ने का भी काम करते हैं प्रश्नों के माध्यम से ही। पाठ की पुनरावृत्ति हम क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन पूछ करके ही तो बच्चों से जान पाते हैं कि अगर चैप्टर नंबर 10 तक बच्चों ने पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 5 अगर हम पूछ रहे हैं बच्चों से, तो बच्चे क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 5 जो है उसको, उसके क्वेश्चन आंसर ही पूछ करके तो हम पता लगा पाएंगे बच्चे को याद है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, परिकल्पना से क्या आशय है? तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है, या समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन में मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, आंकलित, ये सभी क्या है? मूल्यांकन के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, मूल्यांकन के पक्षों को बताइए। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीन ही होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक अलग अलग दिया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय के संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। तो हमारे सामने कोई समस्या आती है, उसका हम वैज्ञानिक ढंग से हल ढूंढते हैं, यही है क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 117 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा, बस यही याद रखना है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है, इस कारण इसे इसकी व्यवहारिकता अधिक है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मूल्यांकन के कितने अंग होते हैं? तो मुख्य अंग है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार में परिवर्तन। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 122 है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध के मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं, कहीं कहीं आपको 7 या 8 भी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आंसर में 8 दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट का एग्जाम देने गए हो तो वहां पर 6 ही आपको लगाना है, और आपने बहुविकल्पी में भी 6 ही लगाया है। तो याद रखिएगा, क्रियात्मक शोध के 6 चरण ही होते हैं,
लेकिन यहाँ पर किताब में 8 दिया है, तो आप 8 यहाँ पर देखोगे। समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का सीमांकन, फिर समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, अविकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, फिर विश्लेषण और लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 123 से सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा क्रियान्वयन इसका आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो देखिए, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में आप सभी लोगों ने सुना है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, इसके अलावा जो फलांकन की दृष्टि से सुगम हो, इस तरीके का परीक्षण होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, यही सब आप लोगों ने सुना है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। तो अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, यानी कि परीक्षण हम किस लिए कर रहे हैं ये हमें पता होता है। इसके बाद है, अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण में फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। जो अच्छे परीक्षण होते हैं वो फलांकन की दृष्टि से, यानी कि जो मूल्यांकन है वो करने में आसान होते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, मापन के प्रकार बताइए। तो मापन में शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतरित मापन या अंतराल मापन, अनुपातिक मापन, इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि कितनी होती है? तो अगर आप बीटीसी या डीएलएड के लिए बात करें तो 1 महीना होती है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा हुआ प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों और विभिन्न प्रकार के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। सिंपल सी बात है कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, कहाँ पर उसे समझ में नहीं आ रहा है, यही सब हम पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण में। यानी कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है, किस विषय में उसकी क्या कमजोरी है, यही सब हम पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक परिभाषा भी है कार्टर गुड की। तो निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के फलस्वरूप को निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 129 है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्यों में सबसे पहला छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरा है छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, तीसरा है छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। 2018 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। जब बच्चे की समस्याओं का आप हल कर दोगे तो वो बहुत खुश रहेगा। पहली बात तो उसकी समस्या हल हो गई तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आपको दिखेगा, उसकी योग्यता में भी वृद्धि होगी। जो विषय उसको समझ में नहीं आ रहा था वो विषय अच्छे से समझ में आने लगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आत्मविश्वास भी जागृत होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत कौन कौन आता है? 6 स्तर आते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन भी आता है। मूल्यांकन यहाँ छूट गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मूल्यांकन भी आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 131 है, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा बताइए। तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है मूल्यांकन की। क्वेश्चन नंबर 132 है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देश, निदान, अन्वेषण एवं शोध कार्य। तो शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्यों में देखिए, याद रखिएगा कि किस तरीके से जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं उसमें हम क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 है, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्तेजना का उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्रवाई के द्वारा, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134 है, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है?
तो देखिए, मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार है। पहला है सीखने की प्रेरणा, दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तीसरा है शिक्षण में उन्नति, चौथा है परीक्षण प्रणाली में सुधार और पांचवा है विद्यालयों का सुधार। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है। क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना जिससे उसके कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। यही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल पर कराई जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख करिए या प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो बच्चों की साफ सफाई की जांच, स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना, बच्चों से एक तरीके से स्पीच बुलवाना, उस दिन का समाचार बुलवाना, इससे भी गतिविधियां, ये सब गतिविधियां भी बच्चों को एक तरीके से जो मौखिक अभिव्यक्ति है उनकी उसको अच्छा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, रचनात्मक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है या रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि के अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। ठीक है, जैसे कोई बुक हम बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें हम कहाँ उसको संशोधित कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करने से पहले कहाँ पर क्या संशोधन करना जरूरी है, कहाँ पर बच्चों को कम समझ में आएगा, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि किसी संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग होता है न्यायादर्श। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए एक छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया हो कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। सभी वर्ग के लोगों को इसमें ले लिया जाए छोटी जनसंख्या में और उसके बाद उन पर कोई प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 139 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। ये भी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी कि कोई वस्तु किस सत्यता से किसी वस्तु का मापन करता है। जो यंत्र आप बाजार से खरीद करके लेकर के आए हो जिस काम के लिए, उस काम को वो कितने अच्छे से कर रहा है। आप वॉशिंग मशीन लेकर के आए हो अपने घर में, वो कितने अच्छे से आपका कपड़ा साफ कर रहा है। प्रेस लेकर के आए हो, कितने अच्छे से आपके कपड़े को वो आयरन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके पास मापन का टूल है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, अपना काम कितने ईमानदारी से, कितने सही तरीके से वो यंत्र कर रहा है, यही होती है वैधता। तो किसी परीक्षण या परख की वैधता इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। एतयो यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होता है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो नवाचार वह विचार है जिसके मापने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है, या किसी काम को नए तरीके से करना ही क्या है, नवाचार है। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक शोध को ही हम क्रियात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्या का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत हम अपनी समस्या का खुद हल ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते। सेम यही परिभाषा दोनों में रखी गई है, सेम वही चीज है ही, 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 143 से क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। तो अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये सब क्रियात्मक शोध के उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, परिकल्पना क्या है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होता है, परिकल्पना। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 145 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। अगर हम लिखित परीक्षा बच्चों का नहीं ले पाएंगे तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे बच्चा किस विषय के बारे में क्या सोचता है। तो इससे बालक का ज्ञान दृढ़ और स्थायी होता है। पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है बच्चा। बालक में मौलिकता का विकास होता है। बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, समाज मितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाज मितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक में सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया
जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो ये सब क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। मांसपेशियां और अंगों की गतिविधियां 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 148, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो हम किस तरीके से अपने मुख से बोल करके अपनी बातों को कह पाते हैं? तो हम बातचीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि के द्वारा अपनी बातों को हम कह सकते हैं मुख से। क्वेश्चन नंबर 149 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो ऐसे बालक का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक छात्र की कमजोरी तथा उसके कारण भी हमें ज्ञात होते हैं उपचारात्मक शिक्षण में, क्योंकि पहले हम निदान करते हैं, पहले कमजोरी का पता लगाते हैं, उपचार में हम उस कमी को दूर करते हैं। तो अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक और अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और आसान सही समाधान ढूंढ सके। तो पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। शिक्षण विधियों में उचित प्रकार से परिवर्तन कर सके हम कि किस तरीके का प्रयोग करने पर बच्चे अधिक सीख रहे हैं। कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता और सरलता से सुलझाया जा सके। शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का हल किया जा सके और शिक्षा में व्यवहारिकता लाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 151 है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि छात्र अपनी त्रुटियों को क्या करते हैं, इसमें दूर करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को उसकी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करें, या फिर सिंपली बच्चों की कमियों को दूर करते हैं, बच्चों की त्रुटियों को दूर करते हैं, बच्चों की विषयगत समस्याओं को दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 152 है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, संरचित या मानकीकृत, दूसरा है असंरचित या अमानकीकृत या अमानकीकरण। 2021 में पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 153 है, शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट करिए। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 154 है, छात्र प्रोफाइल क्या होती है? तो छात्र की प्रोफाइल में उससे संबंधित सभी जानकारी होती है, जिसमें उसके स्कूल का नाम, स्कूल का प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, संस्था के प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब लिखे होते हैं। प्रोफाइल पर विद्यालय की फोटो भी लगाई जाएगी। विद्यार्थी की प्रोफाइल बनाकर पोर्टफोलियो के कवर पेज पर चस्पा की जाएगी। तो बच्चे की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाती है छात्र प्रोफाइल में। क्वेश्चन नंबर 155 है, निदानात्मक परीक्षण का क्या उपयोग है? तो यह व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 157 भी। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता है, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 158 है, पुनर्बलन क्या है? एक ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाती है। ठीक है, एक तरीके से हम बच्चों को क्या कहते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बच्चों को एक तरीके से हम बल देते हैं पढ़ाई के लिए कि और अच्छा करो, तो यही होता है पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 159 है, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? तो विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार के लिए जो समाधान करना होता है उसे ही क्रियात्मक शोध कहते हैं, या समस्या का वैज्ञानिक ढंग से हल ढूंढना भी क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 160 है, अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं? तो अभी आपने देखा है, अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षणों का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय और वैध होते हैं और अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? परीक्षण की वैधता उस गुण से होता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। मैं ऑलरेडी वैधता के बारे में बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी कि जिस काम के लिए उपकरण को हम लाए हैं वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही होती है वैधता। क्वेश्चन नंबर 162 है, अनुसंधान का क्या अर्थ है? शोध एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान की वृद्धि होती है अथवा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है,
परिकल्पना क्या है? किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या है? परिकल्पना है। वही परिकल्पना होता है, समस्या के कई हलों पर विचार करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? किसी जनसंख्या, इकाई, वस्तुओं, मनुष्यों का समूह से चुनी गई कुछ इकाइयों का समूह जो समूची जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, यही न्यायादर्श कहलाता है, या संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग जिस पर हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, मापन कितने प्रकार का होता है? तो मापन के 3 प्रकार हैं, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इफसेटिव मापन। क्वेश्चन नंबर 166 है, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य में देखिए, शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य बच्चों को आसान भाषा में सिखाया जाना और उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 167 है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। तो शैक्षिक शोध या क्रियात्मक शोध एक ही है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई शोध करते हैं तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है। शिक्षा में भी कई समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का हम खुद निदान करते हैं और यही है शैक्षिक शोध। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 167 क्वेश्चन थे, सभी को 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और सारे क्लासेस को अगर आप चाहते हैं आपको आठों के आठों विषयों के नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप पता कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 8 के आठों विषयों के आपको सारे के सारे विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर आप ऐप को लेते हैं तो सारे विषयों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।